नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो बदलाव का तूफान आया है वो 24 घंटे बाद भी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। छात्रों की बगावत से जो धूल का गुबार उठा है उसमें अब भी सब कुछ धुंधला दिख रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है, जैसे बांग्लादेश का भविष्य अब क्या होगा, ढाका के तख्त पर कौन बैठेगा, क्या बांग्लादेश में एक बार फिर सत्ता के लिए संघर्ष होगा, आखिर कौन सरकार चलाएगा, यह बड़ा सवाल है। और इसे लेकर सेना की पसंद, मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी की पसंद, कट्टरपंथी जमाते इस्लामी की पसंद और आंदोलनकारी छात्रों की पसंद अगर अलग अलग हुई तो फिर क्या होगा। सवाल यह भी है कि शेख हसीना अब कहां जाएंगी। क्या कभी उनकी बांग्लादेश में वापसी हो पाएगी, या कभी उनकी पार्टी आवामी लीग कभी सत्ता में वापस आ पाएगी या नहीं। क्या बांग्लादेश एक बार फिर कट्टरपंथियों के हाथों में चला जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वहां रहने वाले 1,13,00,000 हिंदुओं का क्या होगा, जिन पर पिछले 24 घंटे में कई बार हमले हो चुके हैं। और सवाल भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का भी है। वो बांग्लादेश जिसका नक्शा इस दुनिया का भूगोल बदलकर भारत ने बनाया था, अब कौन सी राह पर चलेगा बांग्लादेश। और सबसे बड़ा सवाल कि ढाका में जो कुछ हुआ है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि बांग्लादेश के वर्तमान स्थिति पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals who usually live there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. We have been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support कैंप 6, कैंप 4, कैंप 5 की वो नीचे आ रही है to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. तो बांग्लादेश में अशांति के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्थिति के बारे में सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी। आइए देखते हैं कि बांग्लादेश के हालात पर भारत में क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। It's a good step that the External Affairs Ministers who are briefing all party leaders. We welcome that move on part of the External Affairs Minister. We are completely with the government as far as national security and the safety of our citizens are concerned. What's happening in Bangladesh is very worrying. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमईए जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नज़र बनाए रखें। मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। बांग्लादेश के बदलाव भारत को चिंतित करने वाले हैं। यद्यपि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था काफ़ी समृद्ध है, लेकिन उनके विरुद्ध जिस तरह से विद्रोह हुआ है और जिन ताकतों के हाथ में सत्ता आई है वो खतरनाक लोग। Hoping that our High Commissioner on the spot is actively in contact with the emerging new authorities of the so-called interim government, and that we should keep in touch with all factions. It's not going to be an easy time for people in Bangladesh, and it won't be an easy time for us as well because of the turbulence and turmoil that's going on in the country right now. But we have to stand by the people of Bangladesh. मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश में एक
लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार स्थापित हो, वही भारत के लिए अच्छा है। जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका प्रभाव देश में भी पड़ेगा। हमारा बॉर्डर नेशन है, हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अगर अनारकी होती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। बांग्लादेश में भी स्थिरता हमारी पहली प्राथमिकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा सेना प्रमुख ने कहा है कि एक अंतरिम सरकार गठित की जाएगी, वो सरकार में सभी पक्ष होंगे। आज जो वहाँ स्थिति है वो बहुत भयानक है। ऐसी स्थिति में अपने देश ने उसको दखल अंदाज नहीं कर सकते हैं। अब इसमें सब मिलकर एक रहना महत्वपूर्ण होता है। तो सुना आपने और देखा आपने कि बहुत दिनों बाद भारत के राजनीतिक दल कम से कम विदेश नीति और बांग्लादेश के मुद्दे पर आज एक स्वर में बोलते नजर आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें पूरी विस्तार से विदेश मंत्री ने विपक्षी दलों को जानकारी दी और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, लगभग करीब सभी राजनीतिक दल एक दिशा में चल रहे हैं। बांग्लादेश को लेकर चिंता जता रहे हैं, भारत के जो कंसर्न्स हैं उनको लेकर चिंता जताई जा रही है। लेकिन बांग्लादेश की अगर हम बात करें, उसके अंदरूनी हालात की बात करें, तो अभी तक बांग्लादेश में स्थिति स्पष्ट नहीं है। छात्रों की मांग अलग है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को जो है वो चाहते हैं कि सरकार, जो मोहम्मद यूनुस जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, उनके हाथ में सत्ता दे दी जाए, लेकिन सेना करीब इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है। मुद्दे कई हैं, सरकार कैसी बनेगी, कि अंतरिम सरकार में कौन कौन शामिल होगा, बेगम खालिदा जिया की क्या भूमिका होगी, और इन सब का भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चार खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू में प्रोफेसर हैं। वहीं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल अनुजा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। वहीं ब्रिगेडियर सरदेंदु, जो रक्षा मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारी इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। और चर्चा की शुरुआत अतुल जी मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि सरकार ने, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर एक चिंता सरकार ने आज, विदेश मंत्री ने आज बयान दिया है और कहा है कि जो भी अल्पसंख्यकों के साथ, खासकर हिंदू अल्पसंख्यक वहाँ पर ज़्यादा हैं, उनके ऊपर उस पूरे मामले पर नज़र रखी जा रही है। तो जो बांग्लादेश में नई रिजीम तैयार होने की प्रक्रिया में है, उसके लिए भारत की तरफ से कितना बड़ा संदेश आप इसे देखते हैं? प्रकाश जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या जिस तरह से अल्पसंख्यक जो लोग हैं वहाँ पर जी, उनके ऊपर कल जो हमने स्थिति देखी, वहाँ पर अटैक्स हुए हैं, मंदिरों के ऊपर हमला हुआ है। तो अगर ये जो नई सरकार बनती है जी, इसमें जमात इस्लामी, हिज़्बुर तहरीर और अगर इनका बोलबाला रहा ज़्यादा जी, तो एक तरह से खतरे की घंटी है। क्योंकि जो पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन, वो एक कम पॉपुलेशन नहीं है। और अगर आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं चीज़ें, तो क्या ये जो कई बाकी जगहों में हमने देखा, ये एथनिक क्लिनजिंग की तरफ जा सकती है। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग एक है कि माइनॉरिटीज़ का क्या स्टेटस रहेगा जो नई सरकार आएगी। तो एक ये बड़ा मुद्दा है। और भी बहुत ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे हैं कि कौन वहाँ पर आएगा, कोई बाहर की ताकतें जो है। मैं ये जो अल्पसंख्यकों के मुद्दे की आपने बात की, और अल्पसंख्यक की जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों के अंदर हिंदुओं की आबादी है। जब मेरा सवाल ये है कि जब सरकार इस तरह के संदेश संसद के अंदर से देती है कि हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर भारत सरकार की नज़र है, तो क्या इससे दबाव बनता है? और जो हमले हो रहे हैं, जो खबरें हम लगातार देख रहे हैं बांग्लादेशी मीडिया से आ रही है, क्या उन हमलों में कमी आएगी? वो हमले रुकेंगे? ये दबाव बनाना सही है? इसका कुछ असर ग्राउंड पे दिखाई दे सकता है? इसको थोड़ा विस्तार से मैं एक बार फिर जानना चाह रहा था। हाँ, ये इसका जो भारत की तरफ से ये एक पूरा क्लियर कट स्टेटमेंट आया है, इसका असर ज़रूर होगा जी। क्योंकि आप जो भी कहें कि भारत की एक छवि है, एक इमेज है, और हमारा जो इतिहास रहा है बांग्लादेश के साथ, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में भारत का एक तरह से बहुत बड़ा योगदान है। बल्कि विश्व में सबसे बड़ा योगदान हमारा ही रहा है, जो बाहर के जो लोग थे। बाकी लिबरेशन स्ट्रगल बांग्लादेश के अपने लोगों ने की है। तो जो भारत की तरफ से स्टेटमेंट आता है उसका निश्चित रूप से उसका असर होता है, ये ज़रूरी है बिल्कुल। लेकिन अब हमें ये भी सोचना है कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो हमारी प्लान बी क्या है, इसके ऊपर अभी हमें और
विस्तार से सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या लीवर्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम ये स्थिति नियंत्रण में ला सकें। क्योंकि साथ साथ इसके प्रकाश जी एक नई सोच वहाँ जागेगी। अगर इस तरह से एथनिक क्लिनजिंग की तरफ ये लोग गए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बंगाली नेशनलिज्म की जो बात थी, जो शेख मुजीबुर रहमान भाषा के आधार पर जो उनका पूरा आंदोलन उनका था, पूरा वो सोच हटके एक कट्टरपंथी सोच की तरफ जाएगी। और बांग्लादेश कई सालों तक इसका शिकार भी रहा है अलग अलग रजीम के अंदर। और ये हमें रोकना ही रोकना है। जी। तो ये और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सरकार का जो रुख आज नजर आया है, साफ लग रहा है कि सरकार इस पर बिल्कुल नजर बनाए हुए। मेरे साथ संजय भारद्वाज जी भी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू में प्रोफेसर हैं। संजय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि 1 करोड़ 13 लाख हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं और हिंदुओं के लिए भारत ही एक राष्ट्र बनता है और ये हमारी जिम्मेदारी वहाँ के हिंदुओं के लिए बनती है। और ये बात कोई आज की बात नहीं है, क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो 15 अगस्त की रात जो दिया गया भाषण था, जिसे हम आधी रात की नियति के नाम से उस प्रसिद्ध भाषण को जानते हैं, तो लोग आधी रात की नियति जो टिस विद डेस्टिनी है, लोग उसी की बात करते हैं, लेकिन उस भाषण के अंदर जो अंश थे उनको लोग पूरा नहीं पढ़ते। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कहा था कि बंटवारे की वजह से जो दोनों तरफ हमारे भाई रह गए हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके सुख दुख की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। तो आज जब बांग्लादेश में ये स्थितियां आई हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या भूमिका भारत इसमें एक बड़ी निभा सकता है, जो हिंदू वहां पर एक डर महसूस कर रहे हैं उसे लेकर? संजय जी। जी प्रकाश जी, देखिए इसके दो पहलू हैं। पहली बात की जो आप बात कही कि जिम्मेदारी भारत की है और भारत में ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जिम्मेदारी को समझते हैं, तो ये बात मान के चलिए कि बांग्लादेश में भी एक बड़ा तबका है, एक बड़ा सेक्शन है, एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करता है, सुनता है जी। बांग्लादेश को अगर मोटे तौर पे देखते हैं तो दो तरीके की वहां पे ताकतें हमेशा मजबूत रही हैं। पहला जो जिसको कहेंगे हम 1947 में जो ओल्ड मुस्लिम लीगर्स हैं, जो इस्लाम धर्म की राजनीति में विश्वास करते हैं, और दूसरे हैं जो 1971 की फोर्स है जो लोकतंत्र की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, बंगाली राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो इंक्लूसिव है। तो ये बात मान के चलिए कि जब 1971 में जो कोलैबोरेटर्स थे जो 1947 की विचारधारा में विश्वास करते थे, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के साथ कोलैबोरेट करके सबसे ज्यादा अगर किसी की हत्या की तो हिंदुओं की, लेकिन वहां बचाने के लिए बड़ा एक मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे था, बड़ा सेक्शन था, बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट जो इस विचार में विश्वास करता है कि हम सब एक ही संस्कृति के भाग हैं। लेकिन ये बात भी मान के चली कि जो एक कट्टरपंथी हैं जो हमेशा मौजूद बांग्लादेश में रहते हैं, ये खाली हिंदुओं को ही टारगेट नहीं बनाते, वो वहाँ पे जो सेकुलर प्रोग्रेसिव मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनको भी टारगेट बनाते हैं। लेकिन ये बात भी मान के चलिए कि जो 30% हिंदू 1947 में बांग्लादेश साइड में थे, ईस्ट पाकिस्तान में थे, वो घटते हुए 1971 में 15% हो गए और आज हिंदुओं की संख्या लगभग 8% से भी कम हो गई है। बिल्कुल, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं चाहूंगा अपनी पीसीआर टीम से जो ग्राफिक्स अभी पहले दिखा रहे थे वो हिंदुओं की घटती जनसंख्या पे, कृपया एक बार फिर उसको स्क्रीन पर लाने की कोशिश करें। जी संजय जी। निश्चित रूप से नियमित रूप से हिंदू कम्युनिटीज पे बांग्लादेश में अटैक होते रहे और वहां पे जो खासकर जो दूसरा रिजीम है जो इन विचार में विश्वास नहीं करता और जिनको बीएनपी लीड करती है, जमाते इस्लाम, इस्लामिक ओक्योजोत, हुजीबी, अभी हिफाजत इस्लाम, ये कई जो कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, ये टाइम एंड अगेन माइनॉरिटी कम्युनिटी और प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स जो हैं उन पर अटैक करते आए हैं। अभी हमने देखा दुर्गा पूजा पे बहुत बड़ा पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूअसली सुनने को मिल रहा है, इस्कॉन टेम्पल पे अटैक हुआ, अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ तो उस पे हुआ। देखिए, एक तो रेसिस्टेंस वहां पर है जो क्रिएट करता है, उसके बाद जो बाहरी रेसिस्टेंस, उसमें सबसे पहला नंबर आता है भारत का। भारत निश्चित रूप से एक रेस्पॉन्सिबल रीजनल पावर, भारत की एक नीति रही है कि बांग्लादेश में उन शक्तियों को, उन राजनीतिक ताकतों को मजबूत करो जो सेकुलर और प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव राजनीति करती है बांग्लादेश में। और इसीलिए हम शेख हसीना के साथ खड़े थे कि शेख हसीना की जो नीति है वो इंक्लूसिव है, वो सबको मिला के आगे बढ़ाने वाली बात है। वहीं पर आता है कि जो दूसरी जो शक्तियां हैं, खासकर मैं अमेरिका की बात कहूंगा कि अमेरिका को भी ये बात समझना चाहिए कि आपके अगर स्ट्रेटेजिक
महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनसे नेक्सेस कर लें। वो अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी वही वॉर लड़ रहा है, वॉर अगेंस्ट टेरर, और हम भी उसी कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये बात अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को, और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इस पर दबाव डालती है। जब वो ह्यूमन राइट्स की बात कर सकते हैं, वो जब डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से जो माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनकी भी बात अमेरिका और बाहरी वेस्टर्न वर्ल्ड को स्ट्रांगली करनी चाहिए। जब वो रोहिंग्या की बात कर सकते हैं, तो हिंदू जो कम्युनिटी है बांग्लादेश में उनकी बात भी करनी चाहिए। तीसरी बात कि जिस तरीके के हमारे एक संबंध हैं जो बांग्लादेश के साथ में इतने मजबूती से चले हैं, कि अगर बांग्लादेश का वाकई देखा जाए तो जो अस्तित्व में आया है 1971 में, भारत ने सकारात्मक भूमिका, भारत के 20,000 सैनिक शहीद हुए उस बांग्लादेश को आजाद कराने में। लेकिन बांग्लादेश में एक ट्रेंड है कि वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते नहीं है। वो बंगबंधु ने ने लड़ाई लड़ी, आजादी की और बांग्लादेश को आजाद कराया। 1975 में उनकी हत्या कर दी। दूसरा जियाउर रहमान आए, उनकी 1980 में जाके हत्या कर दी। और जब आज शेख हसीना जिस तरीके का एक सेकुलर इंक्लूसिव डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट बांग्लादेश में क्रिएट किया, जो बांग्लादेश का इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको एक तरीके से उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता दक्षिणी एशिया में, कहा जाता था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत से बेहतर है, पर कैपिटा इनकम भी भारत से बेहतर है, और एक लीस्ट डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। तो उस जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाया, और एक जो एडवर्स कंडीशन कोविड-19 हो या डेट ट्रैप के में भी बांग्लादेश की इकोनॉमी को सरवाइव किया, उसको सत्ता से हटा के देश से बाहर भेज दिया। तो ये थोड़ा वहां पे एक समस्या है बांग्लादेश में, कि वो परिवर्तन चाहते हैं। वो अच्छा परिवर्तन है या बुरा परिवर्तन है, परिवर्तन कर दो, बस सत्ता से हटा दो, दूसरा आ जाने। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा स्थायित्व के लिए, शांति के लिए, और खासकर जब ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन है उसमें भूटान, नेपाल, इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट है, वो कंपैरेटिवली रिलेटिवली पिछड़ा हुआ है। तो भारत सरकार ने काफी प्रयत्न किए हैं कि इस पूरे क्षेत्र को एक साथ लेके डेवलपमेंट किया जाए, और उसमें शेख हसीना ने सकारात्मक भूमिका निभाई। एक मैं और बात आपको प्रखर जी जोड़ना चाहूंगा कि भारत की बहुत बड़ी 3 कंसर्न्स थी जो बांग्लादेश में थी, जो 2001 से 6 तक खालिदा जिया सत्ता में थी, जो आज दावेदारी ठोक रहे हैं कि हमको सत्ता दे दो, हम इंटरिम सरकार चलाएंगे। खालिदा जिया को तो रिहा भी कर दिया गया। उन्होंने 2001 से और 6 के बीच में बांग्लादेश में क्या किया? बांग्लादेश में कट्टरवाद को पनपाया, आतंकवाद को पनपाया, आईएसआई उनकी डेस्टिनी कर रही थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी रैकेट्स, सारे जो वायलेंट एक्टिविटीज हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के, उनको पनपाया। लेकिन जब से शेख हसीना सत्ता में आई, मैं शेख हसीना से पहले भी कहूंगा कि जब वो केयर टेकर मिलिट्री आर्मी बैक्ड केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इनके साथ सख्ती से निपटा, और वहां से बांग्लादेश से कट्टरवाद को, आतंकवाद को और इंसर्जेंट्स को नेस्तनाबूद कर दिया। हमारी एक कांस्टेंट समस्या नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई थी, उल्फा ने बेसिस बनाए हुए थे, सबको रेप्रेटेट कर दिया। तो इतना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन इस ईस्टर्न साउथ एशिया क्षेत्र में शांति के लिए शेख हसीना ने किया। वहां की जनता ने उनको क्या रिवार्ड दिया कि आप जाइए, आपका खत्म हो गया, अब हम दोबारा से हमको लोकतंत्र में रहने की आदत नहीं है, हमको तो मिलिट्री और डिक्टेटर और कट्टरवाद में ही रहने की आदत है। तो मुझे लगता है कि जो उम्मीद की जा रही थी कि बांग्लादेश जो बास्केट केस से लेके एक रोल मॉडल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज जो बना था, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी साउथ एशिया, उसका भविष्य अभी संशय में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मेरे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हैं। स्वर्ण सिंह जी, मैं आपसे भी आऊंगा अभी आपके पास। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश में स्थितियां हैं, जिस तरह के लगातार वहां पे हमले हो रहे हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं, खासकर कई शहरों में बताया जा रहा है कि 26 जिलों में हिंदू मंदिरों को और हिंदू लोगों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश की सेना क्या इन हमलों को रोकने में, इस स्थिति को कंट्रोल करने में कितनी सक्षम है, या बांग्लादेश की सेना के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व हैं, जैसा कि खबरें मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, उनकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में आती हैं कि वहाँ भी एक कट्टरपंथी तत्व जो है, जो बांग्लादेश की फोर्सेस के अंदर है। तो ये जो स्थिति देखते हैं आप, उसमें जब अभी हाल फिलहाल तो चूंकि बांग्लादेश की सेना के पास ही सारे कंट्रोल है, तो इस स्थिति को कितनी जल्दी सुधारने में वो सक्षम है?
देखिए, मेरा मानना है जिस तरीके की हालात वहां पे पैदा हुए हैं, ये बड़ा चिंताजनक विषय है। और ये आसन और जिस तरीके की लूटपाट आगजनी हो रही है, वो अभी थमा नहीं है। जो हुजूम है वो 4 लाख से 5 लाख लोग सड़कों पे हैं और इस तरीके के एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा मानना है, देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं भी आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होते हुए दिखी नहीं। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जब प्रधानमंत्री के रेजिडेंट में जिस तरीके से स्टूडेंट घुसे, जिस तरीके से मूर्ति का वेंडलाइजेशन हुआ, जिस तरह मंदिरों पे अटैक हुआ, जिस तरीके से इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर पे अटैक हुआ, कहीं आपको सिक्योरिटी फोर्सेस दिखाई नहीं थी। तो एक तरीके से उनका कनाइवेंस यहाँ पे दिखता है। ये पुख्ता तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब से चीफ ने, जो उनके वकार उल जमान साहब जो आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने नेशन को बताया कि वो इंटरिम गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तब से मेरा मानना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस सिचुएशन को कंट्रोल कर ले जाएंगे। लेकिन ये कितने समय में होगा? 72 घंटे लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, हफ्ता भर लगेगा, लेकिन ये समय में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। इस सिचुएशन को आने नहीं देना चाहिए था। भारत में जब संसद से जो संदेश एजिटेशन चल रहा था, उस समय तो आपने 100 लोगों को मार दिया। उसके बाद जब आपको प्रोटेक्शन करने की जरूरत पड़ी प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस को, तो कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं दिखी। तो आपने जैसा कहा, तमाम तरीके की जो हायरार्की है आर्मी में, कहते हैं जो चीफ है वो तो अवामी लीग के नहीं उनको चीफ बनाया, वो प्रो इंडियन भी है, वो इस तरीके के रेडिकल थॉट नहीं रखते हैं। लेकिन उनके जो 5 अदर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, प्रॉब्ली वो रेडिकलाइज्ड हैं, वो इस तरीके की एक्टिविटी को बड़ा नेग्लेक्ट करते चले जा रहे थे, जैसे कि इस तरीके की एक्टिविटी हो और अल्टीमेटली शेख हसीना को देखिए देश छोड़ना पड़ा। तो मेरा मानना है कि अब जो सिचुएशन होगी वो अलग तरीके से डेवलप होगी। सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ एजेंसी जो होंगी इस चीज को कंट्रोल कर ले जाएंगी, लेकिन किस एक्सटेंट पे कंट्रोल करती, कितना समय लगता है, ये देखने वाली बात है। मेरा मानना है ये जादू का सवाल नहीं है। उनको फोर्सेस डिप्लॉय करने पड़ेंगे, चेक पोस्ट लगाने पड़ेंगे, और हो सकता है शूटर साइट लगाना पड़े। और इस तरीके की जब चीजों को आप इंप्लीमेंट करते हैं, तब आप सिचुएशन जरूर कंट्रोल कर लेंगे। साथ में साथ आपको इंटरिम गवर्नमेंट की जो आप बात कर रहे थे, उसको तवज्जो देना पड़ेगा। एक ऐसा फेस आपको पब्लिक में देना पड़ेगा जो एक्सेप्टेबल हो। और जब आप इंटरिम गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो सरकार की बात की, अवामी लीग उसका पार्ट नहीं होगी। और अवामी लीग एक बहुत बड़ा मजमा है बांग्लादेश में, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ऐसा मैं समझता हूं कि आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, स्टूडेंट को सेटिस्फाई करने के लिए अवामी लीग को आप अलग रख सकते हैं। लेकिन जो कंपोजिशन होगा उसमें आप ब्यूरोक्रेट, इकोनॉमिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, थिंक टैंक, सबका एक एमलगेमेशन बनाइए और एक एक्सेप्टेबल इंटरिम सरकार दीजिए, जो रिस्पॉन्सिबल हो लॉ एंड ऑर्डर की, जो रिस्पॉन्सिबल हो स्टेबिलिटी की, जो रिस्पॉन्सिबल हो वहां आने वाले फोर्थकमिंग इलेक्शन की। जब भी आप वहां इलेक्शन कराएंगे, एक निष्पक्ष इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा इलेक्शन ना हो जैसा कि जनवरी 2024 में हुआ है। बांग्लादेश में आपने जो बीएनपी है वो उसको परसू नहीं किया इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उनकी प्रेसिडेंट जेल में थी, नजरबंद थी और उनकी सेहत भी खराब थी। तो आपने वन साइडेड इलेक्शन किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इस सिचुएशन में बांग्लादेश आ गया। शेख हसीना पूरी तरीके से इंटरनल सिचुएशन को असेस करने में फेल हो गई। बड़ी तरीके की शिमरिंग कहा तो ये भी जा रहा है कि 2024 के चुनाव में खुद चुनाव लड़ना नहीं चाह रही थी। ये भी इस तरह की बातें आ रही थी। और आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, अंतरिम सरकार, और अंतरिम सरकार का स्वरूप क्या होगा, इस विषय पर अब हम आते हैं। और मैं इस विषय पर चर्चा के लिए मैं स्वर्ण सिंह जी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह को मैं बीच में लाना चाहूँगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जो बात हो रही है अंतरिम सरकार की, इसको लेकर अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। छात्रों ने मांग कर दी है कि जो है मोहम्मद यूनुस, जो ने नोबेल प्राइज़ मिला था, उनके हाथ में सत्ता होना चाहिए। मोहम्मद यूनुस के साथ अगर हम देखें तो उनकी उम्र 84 साल हो चुकी है। ठीक है, उनका एक बहुत पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा था, लेकिन बेदाग रिकॉर्ड उनका भी नहीं। उन पे भी गबन के आरोप लगे हैं और केसेस रहे हैं, कोर्ट के अंदर मामले उनको लेकर भी गए। वहीं सेना की पसंद कुछ और हो सकती है, जमायत इस्लामी की पसंद कुछ और हो सकती है, बीएनपी की पसंद कुछ और हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि आवामी लीग आज भी सबसे लोकप्रिय पार्टी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है बांग्लादेश की राजनीति में। तो ऐसे में जो अंतरिम सरकार का जो एक सवाल यक्ष प्रश्न बन के उभर रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे स्वर्ण सिंह जी? सबसे पहले तो जिस तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने केवल 2 घंटे में ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये क्रांति हुई है, उसको रेवोल्यूशन का नाम दिया है, उससे लगता नहीं कि अवामी लीग सरकार का हिस्सा होगी अभी। तो मुझे लगता है कि नाम जो अभी सामने आ रहे हैं
उसमें सबसे आगे नाम तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का है, जो जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने उनको समर्थन दिया है। पर मुझे नहीं लगता कि आर्मी उनको अभी प्रधानमंत्री या केयरटेकर गवर्नमेंट के हेड बनाने की सोच रखेगी। उनको शामिल इसलिए कर सकती है कि उससे जो अंतरिम सरकार है उसकी क्रेडिबिलिटी और छात्रों की मांग भी एक तरह से मान ली जाएगी, छात्रों की मांग मानी जाएगी, उनकी क्रेडिबिलिटी में फायदा होगा और कुछ देश की इकोनॉमी में जो उथल पुथल है उसको समझने और सुलझाने में शायद सहायक हो सकते हैं वो। बीएनपी के जिस तरह से आपने देखा कि उनके नेता को, खालिदा जिया को, उनको भी एक दिन में ही निकाल दिया गया, जेल से निकाला गया, हाउस अरेस्ट से निकाला गया। तो वो खुद उसमें शामिल होंगी या नहीं, पर बीएनपी की उसमें शामिल होने की पूरी उम्मीद है। और जब ऐसा माना जाता है कि बीएनपी सत्ता में आती है तो जमायत इस्लामी भी सत्ता में होती है। बिल्कुल। जब जमायत इस्लामी सत्ता में आती है तो आईएसआई उसके साथ जुड़ जाती है। आईएसआई जुड़ती है तो उसके साथ चीन का प्रभाव बढ़ता है। तो मोटे तौर पे सरकार जो भी हो उसका रुख भारत के तरफ, खासकर तब जब आपने देखा शेख हसीना को सबसे पहले भारत में आने दिया गया, अभी तक वो भारत में है। तो जो भी सरकार हो वो भारत के लिए चुनौती बनी रहेगी मुझे लगता है। हालांकि विदेश मंत्री ने जैसे कहा कि हमारे राजदूत वहां के सेनाध्यक्ष के साथ बातचीत में हैं, अपने नागरिकों की सुरक्षा के बारे में पूरा ध्यान है उनका। जो भी सरकार बनेगी उनसे लगातार तालमेल बनाने की कोशिश होगी। पर यह झुटलाया नहीं जा सकता कि आने वाली अंतरिम सरकार और शायद उसके बाद जो सरकार बने वो भी भारत के लिए एक चुनौती बनी रहेगी। और क्या ये अवामी लीग का अध्याय समाप्त होगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हालांकि अवामी लीग ने कई 2-3 इलेक्शंस में देखा कि विरोधी दल उसमें शामिल नहीं भी हो रहे, तब भी लगातार वो चुनाव कराकर सत्ता में आती रही। शायद ये भी एक बड़ा सवाल है स्वर्ण सिंह जी, ये भी बड़ा सवाल है कि अगर अवामी लीग को इस अंतरिम सरकार में जगह नहीं मिलती है तो जो अवामी लीग के समर्थक हैं उनकी क्या भूमिका होगी, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर शेख हसीना का भविष्य क्या है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है 5 की पंचायत में। और बांग्लादेश में जो स्थिति है और ढाका की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो स्थितियाँ बन रही हैं उसमें अब जो बार बार सवाल उठ रहा है, क्योंकि लग रहा था कि वहाँ अगर वो भारत आई हैं तो कुछ देर रुकेंगी और लंदन के लिए चले जाएंगी शेख हसीना, लेकिन वो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो समस्या, दिक्कत कहाँ क्या आ रही है शेख हसीना को लेकर? देखिए, शेख हसीना जाना चाहती थी लंदन, इसके बारे में चर्चा एटलीस्ट बांग्लादेशी मीडिया में काफ़ी आ रही थी जी। लेकिन जो मेरी जानकारी है अपने सूत्रों से वो ये है कि ब्रिटेन नहीं चाहता था असाइलम देना। वजह क्या हो सकती है इसकी? अब वजह उसके पीछे हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा कि जो स्थिति अभी हुई है बांग्लादेश में जी, इसके पीछे शक्तियाँ कौन थी। अच्छा। और उसके अंदर जो बात आ रही है, जैसे अब हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन कॉन्स्पिरेसी, देखिए अब आप US स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्पोक्समैन है उनकी प्रतिक्रिया क्या रही बांग्लादेश को लेके। ही हैज़ वेलकम्ड द चेंज इन बांग्लादेश। तो एक तरह से एक एंडोर्समेंट है कि जो रजीम चेंज हुई है, मैं और कोई तरीका नहीं है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त किया गया है, एक रजीम चेंज हुई है जो बाकी जोग्राफीज में देखिए साउथ एशिया में भी हुई है और उसको वेलकम किया है। तो वेलकम क्यों किया है?
इसके पीछे प्रश्न तो उठते हैं कि कहीं आपके पीछे आपका हस्तक्षेप तो नहीं था। और ब्रिटेन, आपने एक सवाल उठाया वेलकम क्यों किया, लेकिन जब हम एक अच्छी चर्चा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दर्शकों को ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि आखिर अमेरिका और बांग्लादेश के संबंधों में समस्या क्या थी। थोड़ा ये भी बैकग्राउंडर आप बताएंगे तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है 71 की लड़ाई के टाइम पे, जब सोवियत यूनियन और इंडिया एक तरफ थे और सर उसके बाद तो गंगा में बहुत पानी बह गया। नहीं, लेकिन उसके बाद 75 में आई है। हाँ ठीक है। जो शेख मुजीबुर रहमान के सारा कत्लेआम हुआ, सारी फैमिली को, वो CIA का coup है, ये कई जगह एस्टैब्लिश हो चुका है। तो एक तरह से इस फैमिली के अगेंस्ट, सर कोल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर के दौरान हुआ वो अलग विषय है, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद अब अभी रिसेंटली उसके बाद वो समस्या क्या है? आर्थिक संबंधों को लेकर कुछ समस्या है या कुछ और विषय को लेकर समस्या है? देखिए, आपको इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें बांग्लादेश की पोजीशन बहुत ही खास पोजीशन है, ज्योग्राफिकली देखा जाए बिल्कुल इंडिया के बीच में है। साउथ ईस्ट एशिया एक तरफ लगता है, चीन ज्यादा दूर नहीं है, नेपाल वगैरह सब। तो एक तरह से वहां पर अपना बोलबाला बनाना अमेरिका के लिए ज़रूरी है, और एक तरह से चाइना फैक्टर भी आता है। तो अमेरिका को जियो स्ट्रैटेजिक फैक्टर से बांग्लादेश के ऊपर, प्लस रिसोर्स रिच है बांग्लादेश का, जो समुद्री इलाका है वहाँ पर डीप बे ऑफ बंगाल में बहुत ऑयल के रिजर्व्स हैं। तो जियो इकोनॉमिक रीजंस और जियो पॉलिटिकल रीजंस ये भी हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि भाई आप हमारे विरोध पे कैसे आए, मतलब ये एक सुपर पावर्स की सोच होती है। तो अभी मान के चलते कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो दबाव है उस वजह से जो है वो यूरोप में कहीं उनको मुश्किल हो सकती है शरण लेने में, और यही हुआ है कि ब्रिटेन में अभी तक शरण नहीं दी गई। ठीक। और अच्छा, यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि जो शेख रेहाना है, जो शेख हसीना की छोटी बहन है, उनसे 10-12 साल छोटी और राजनीतिक उत्तराधिकारी भी उनकी मानी जानी थी, उनकी बेटी खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसद है और उसके बाद भी ब्रिटेन में उनको शरण नहीं मिल रही। थोड़ा इस बात को हम और आगे बढ़ाते हैं शेख हसीना के नज़रिए से, और संजय जी से मैं पूछना चाहूँगा। संजय जी, अगर ये जो स्थितियाँ बन रही हैं, और पहले भी शेख हसीना जो है भारत में 6 साल गुजार चुकी हैं, यहाँ पर पंडारा रोड दिल्ली में उनका घर था, यहाँ पर वो रहती थी, उनके बच्चों का भी बचपन यहाँ पर भारत में गुजरा है 1975 के बाद। अगर किन्हीं कारणों से भारत में उनको रुकना पड़ता है या भारत में उनको रहती हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि क्या शेख हसीना को अगर शरण मिलती है भारत में, वो ज़्यादा समय रहती हैं, तो क्या उससे एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स बांग्लादेश में और स्ट्रांग होंगे? क्या ये भी हो सकता है कि हिंदुओं पर जो अभी थोड़े बहुत हमले हो रहे हैं वो हमले बढ़ सकते हैं? ये क्या परिस्थितियां बनेंगी बांग्लादेश में, संजय जी? देखिए, ये सब हाइपोथेटिकल है। पहली बात की ऐसा नहीं है कि शेख हसीना अगर कहीं शरण चाहती हैं उनको शरण नहीं मिले, क्योंकि अगर भारत उनके पीछे है और भारत उनको जब भारत में रखने की बात है, तो भारत आज के दिन कोई एक मामूली पावर नहीं है, एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है। और निश्चित रूप से भारत अगर शेख हसीना के साथ खड़ा है तो ये कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। ये बात जरूर है कि जो आपने सवाल किया कि अमेरिका और वेस्ट, निश्चित रूप से अमेरिका और वेस्ट का एक बहुत डीप जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कभी से ही जब आप 1998 में अमेरिका ने एक सोफा एग्रीमेंट प्रपोज किया था, जो कि बांग्लादेश ने साइन नहीं किया। उसके बाद उन्होंने हाना, एक सॉफ्ट फॉर्म था उसका, ह्यूमैनिटेरियन नीड असेसमेंट एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ खबरें आई और शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिका 2 बातें चाहता है जो बांग्लादेश में। पहला कि बांग्लादेश जो अमेरिका की लार्जर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसका हिस्सा बने, और साथ ही साथ दूसरा जो उनका सेंट मार्टिन आइलैंड है उसमें अमेरिका एक बेस बनाए। ये 2 फैक्टर हैं कि एक फॉरेन कंट्री हमारे देश में पेश चाहता है, तो ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में मनमुटाव था। तीसरा जो बड़ा फैक्टर था कि जो चाइना का एक बढ़ता हुआ प्रभाव था, क्योंकि शेख हसीना ने बड़े सूझबूझ के साथ में एक बैलेंसिंग फॉरेन नीति रखी कि चाइना के साथ भी इकोनॉमिक संबंधों को मजबूत रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टाइज को मजबूत रखा, साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ भी राजनीतिक और इकोनॉमिक संबंधों को मजबूत बनाया। लेकिन अमेरिका और वेस्ट इस बात से ज्यादा प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल है,
जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना, जापान पहले से ही वहां पे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स के माध्यम से है, रोहिंग्या रिफ्यूजी और म्यांमार का एंगल भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो अमेरिका चाहता था कि, और एक मोहम्मद यूनुस भी बहुत बड़ा फैक्टर था। क्योंकि मोहम्मद यूनुस की जो लाइकिंग थी वो अमेरिकन लाइकिंग थी। मोहम्मद यूनुस न्यो लिबरल है और इसकी वेस्ट के प्रति लीनिएजेस है। अब ये बात साबित है, अगर मोहम्मद यूनुस केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ बनते हैं, मुखिया बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन होता है कि व्हाट अमेरिका वांटेड वो हो गया। तो दूसरी बात, लेकिन मोहम्मद यूनुस बनते तो दो बातें मैं और भी कहूंगा कि भारत के साथ जो एक डेवलपमेंटल टाई है उसमें कोई ज्यादा आंच नहीं आएगी। हाँ। और दूसरा, वो थोड़ा लिबरल थॉट और उस तरह के व्यक्ति माने जाते हैं। हाँ, लिबरल है, इकोनॉमिक है, उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और जो माइनॉरिटीज पे अटैक हुए हैं उसमें भी कमी आएगी। लेकिन बात यहाँ आती है कि 2006 में भी मोहम्मद यूनुस का नाम आया था और सबसे स्ट्रांगली जो अपोज किया वो हार्डलाइनर जमाते इस्लाम कट्टरपंथियों ने विरोध किया, क्योंकि वो कहते हैं कि ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट में जो लोन दिया जाता है उसमें तो इंटरेस्ट लिया जाता है। हाँ, और इस्लाम गैर इस्लामिक मान लिया गया। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात, संजय जी, दिलचस्प बात ये भी है कि जो छात्र नेताओं ने जो दावा किया, अभी एक वीडियो जारी किया है कुछ घंटे पहले, उसमें उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस को कमान दी जानी चाहिए सरकार की, ये हमारी मांग है, और सेना को तो बिल्कुल इससे दूरी रहना चाहिए, सेना द्वारा गठित सरकार हमको नहीं चलेगी। और छात्रों ने तो ये तक दावा कर दिया कि मोहम्मद यूनुस से उनकी बात हो चुकी है और वो तैयार भी हैं। मैं चाहता हूं, जो अभी तक क्या था कि बाइपोलरिटी थी, दो खेमे थे, एक शेख हसीना और एक खालिदा जिया। लेकिन अब तीसरा जो एक नया खेमा जो बांग्लादेश में बहुत दिनों से प्रतीक्षित था कि एक नया खेमा जो ना शेख हसीना के साथ खड़ा है ना हार्डलाइनर्स के साथ में, मुझे लगता है अगर उसको ठीक से कल्टीवेट किया गया, ये बात आई थी -2 डिप्लोमेसी में भी 2006 से 2008 में, अगर उसको ठीक से कल्टीवेट किया गया, हालांकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं है, लेकिन उनको अगर एक्सपीरियंस्ड लोगों का वर्चस्व मिल गया तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो ट्रैक पे था और जो भारत और दक्षिण एशिया चाहता है वो ट्रैक बरकरार रहेगी। ठीक, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अभी हमने सारी जो बातें आपने सुनी, ठीक है, किसी पार्टी से किसी देश के अलग संबंध होते हैं, कुछ किसी पार्टी से अलग तरह के संबंध होते हैं, हमने इस परिप्रेक्ष्य में बात की। लेकिन अगर हम भारत और बांग्लादेश के बुनियादी संबंधों की बात करें तो बांग्लादेश का नक्शा अगर इस दुनिया में तैयार हुआ है तो भारत के शौर्य की वजह से तैयार हुआ है। तो क्या एक आवाज़ जो भारत के अंदर भी, मैं कुछ लोगों को सुन रहा था जब मैं, और कुछ लोगों के मैंने सोशल मीडिया पे भी विचार देखे, तो एक विचार ये भी है कि जब दो देशों के संबंध होते हैं तो वो दो देशों के बीच में होते हैं। तो भारत की प्राथमिकता बांग्लादेश के साथ उसके संबंधों में होना चाहिए, ये लोगों का सुझाव है, और ना कि पार्टियां आती जाती बदलती रहती हैं। तो ये भारत बांग्लादेश की दोस्ती जो पिछले 15 साल में एक मुकाम तक पहुंची थी, व्यापार बढ़ा था, कई मुद्दों पे हम लोग साथ थे, जल बंटवारे पर सहमतियां बन रही थी, तो एक देश के साथ हम इस रिश्ते को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, भले ही रिजिम बदल जाए, वो अपनी जगह पर है। स्वर्ण सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अवामी लीग का और खासकर शेख हसीना का जो रिश्ता है भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों से उनके नेताओं के साथ, वो बहुत ही अपने आप में एक अलग तरह का रिश्ता है। इसलिए वो सारे बड़े नेताओं के साथ अच्छे तालमेल से लेकर आगे चली हैं, दोनों के रिश्तों को लेकर। और उसके साथ ये भी जरूरी है कि जो रिश्ते हैं वो दो देशों में हैं। बिल्कुल ठीक, इसलिए आपने देखा कि जो अभी तक जो औपचारिक रूप से कहा गया है भारतीय सरकार की ओर से, वो ये है कि शेख हसीना की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले महत्वपूर्ण है। उनको जब तक कहीं और ठिकाना उनका नहीं हो जाता है तब तक भारत उनको यहाँ रखने की सोचेगा तब तक। तो भारत उनको यहाँ शरण देगा, इसकी बिल्कुल बात अभी नहीं हो रही है। केवल उनके सुरक्षा के नजरिए का बार बार दावा किया जा रहा है कि भारत की जिम्मेदारी है, और शायद वो इसलिए भी एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब देखें 1975 में जबकि वहां के तब के बड़े नेता जो थे बंगबंधु, उनके परिवार को और उनको भारत नहीं बचा पाया था। हालांकि अब बार बार इतिहास में कहा जाता है कि उस वक्त भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको पूरी तरह से जो है जानकारी दे दी गई थी, उस वक्त उनको जानकारी दे दी गई थी, लेकिन उनको अपनी सेना के सभी लोगों पे भरोसा था और उसकी अनसुनी करी, और उसका अंजाम यह हुआ कि 15 अगस्त को पूरे परिवार 1975 में उनका खत्म कर दिया गया। जी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस वक्त जो उस इतिहास को देखते हुए हम इनको यहाँ
कुछ दिन ठहरने की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में वाजिब बात है। पर उसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी होगा कि आपने देखा कितना अलग तरह का आक्रोश पूरे बांग्लादेश में आज है। वो आज आपने सुना होगा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इस जो क्रांति जिसको कहा जा रहा है अभी, उसको सेकंड लिबरेशन का नाम दिया है। तो एक तरह से हम शायद एक अपने ककून में छुपे रहते हैं जिसमें हमें हमेशा लगता है कि भारत के योगदान से ये देश बना और उनको हमेशा हमारी और एक तरह से झुक कर रहना चाहिए या हमें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। वहां का जो पूरा नरेटिव है वो काफी हद तक बदल चुका है। वो पहले जैसे संजय जी कह रहे थे कि वहां के 2 बड़े नेताओं को असैसिनेट किया गया, तो एक तरह से इतिहास बहुत अलग अलग तरह की पलटें खा चुका है। बिल्कुल। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वहां के लोग आज भी इतिहास में अपने देश को बनाने में नहीं, वो तो सीधे नजर आया ना स्वर्ण सिंह जी, वो तो नजर आया कि वो जो आंदोलन पूरा था, जो आरक्षण विरोधी आंदोलन था, वो किसी और अन्य तबकों के विरोध में नहीं था। वो जनजाति को आरक्षण दे रहे थे, उससे उनको आपत्ति नहीं थी। उनको आपत्ति 30% पे थी। जो मुक्ति वाहिनी से संबंधित लोगों को जब आरक्षण दिया जा रहा था वो उसी से नाराज थे। तो ये तो जो आप बात कह रहे हैं वो तो उस आंदोलन से साबित हो गई। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आप देखें कि भारत को शायद थोड़ा जागरूक होना चाहिए था कि पिछले 15 साल में जिस तरह से लगातार आप देखें कि जितने विरोधी दल थे वो कम से कम चुनाव में ही नहीं आ रहे थे और केवल हमने पूरा जो अपना रिश्ता था उसको एक स्तंभ पर निर्भर कर दिया कि हम लोकतांत्रिक ताकतों को, शेख हसीना को समर्थन देंगे। उम्मीद करता हूं कि लगातार हमने अपना संपर्क बाकी लोगों से भी बनाए रखा होगा और अब नजर आएगा कि हमने यदि संपर्क बनाए रखा होगा तो उसका फायदा होगा। ठीक है ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, एक अब थोड़ा विषय को हम सीमा की सुरक्षा पे ले जाएंगे। भारत बांग्लादेश की जो सीमा है 4000 किलोमीटर लंबी, वो बड़ी उसको लेके बहुत विवाद रहे। चीज कई बार अलग अलग घुसपैठ के आंकड़े ये बताते हैं कि सीमा पर क्या क्या कुछ रहा होगा। अब ऐसे स्थिति में कितना अलर्ट रहने की जरूरत है भारत के सुरक्षा बलों को भारत बांग्लादेश सीमा पर? देखिए, जहां तक हिंदुस्तान की सुरक्षा का सवाल है, एक नया फ्रंट खुलता हुआ दिख रहा है। हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। बड़ा ही अलार्मिंग स्टेट तो मैं इसको नहीं बोलूंगा। देखिए 4096.7 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस उसको पूरी तरीके से अलर्ट है। उनको फर्दर अलर्ट किया गया है। तमाम तरीके की फेंसिंग लगा रखी है। हम वहां पेट्रोलिंग करते हैं और किसी भी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन वहां से पॉसिबल ना हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो बदले हालात हैं, जिस तरीके से वहां के जेल में कैदियों ने वहां पे एक रैंसैक हुआ, वहां से वो भाग निकले, 500 से 600 करीब कैदी निकले, उसमें किस तरीके के एलिमेंट हैं, किस तरीके के उग्रवादियों के लिए एक नया एक्सेस खुल रहा है, ये सारी चिंता का विषय है। हम अपने गार्ड्स को लोअर नहीं कर सकते। एक तरफ जेएनके, एक तरफ से इन्फिल्ट्रेशन, हमेशा से जम्मू एंड कश्मीर में इश्यूज कुछ ना कुछ आते रहे। अगर आप एक और फ्रंट खोल देते हैं तो हमारे हिंदुस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी अफेक्टेड होती है। लिहाजा हमें और चौकन्ना रहने की जरूरत है। ये पूरा का पूरा बॉर्डर बहुत सेंसिटिव है और जिस तरीके के रेडिकल मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट जिस तरीके का वहां पे अपहीवल चल रहा है, अगर ये भाग भाग के हिंदुस्तान आके इस तरीके की हरकतें या सबोटाज या इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, वो हमारा कंसर्न है। इसलिए जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो हाई अलर्ट पे हैं। उनके लिए अलग तरीके का डायरेक्टिव हमारे समझ से इशू किया हुआ, उनको हाई अलर्ट पे जाना पड़ेगा। और इस तरीके का कोई भी अगर अटेम्प्ट होता है अक्रॉस द बॉर्डर, अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन करना चाहता है, या मेरा मानना है कि अभी तो वो स्टेज नहीं आया, लेकिन अगर सेना का रूल वहां आगे ऐसा चलता रहा, लोगों में इस तरीके की एट्रोसिटीज हुई, इस तरीके का आर्सन की सिचुएशन, तब निश्चित तौर पर स्थिति बिगड़ सकती है। फिलहाल जो है वो मामला नियंत्रण में। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि एक वक्त एक ब्रेक का हो रहा है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि ढाका की इस इनसाइड स्टोरी के पीछे वो कौन शख्स है, वो कौन से देश है, वो कौन सी संस्था है जिनके नाम अब और भी आगे सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी 5वीं पंचायत में चर्चा का ये जारी रहेगी। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद 5वीं पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि ढाका की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसके पीछे कौन है और हालात
किस तरफ जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। अतुल जी, समझने की ज़रूरत है, आपने अमेरिका का भी जिक्र किया था, अमेरिकी और बांग्लादेशी संबंधों का जिक्र किया था, लेकिन बार बार जो बात आई इस डिस्कशन के अंदर ही ये बात आई कि जो ISI जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है उसके जो BNP और जमायत के साथ जो संबंध हैं, क्या वो एंगल भी इसमें देखा जा रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत बात कर रहा है इस बारे में। ये एंगल एक ट्रेडिशनल एंगल रहा है और इसको नकारा नहीं जा सकता। आप ये भी बात देखें कि जो पाकिस्तानी फौज है उसका एक नासूर है बांग्लादेश की लिबरेशन, बिल्कुल, तो वो इस तरह से, और उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसलिए जो रेडिकल एलिमेंट्स आ रहे हैं, हिफाजत मूवमेंट जैसे है, जमात इस्लामी है, इसके बीच में पाकिस्तान का और ISI का हस्तक्षेप, एक अपॉर्चुनिटी मिली है वो इसके अंदर जाने का। और मेरे को एक और चीज़ लगती है कि जो जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप इम्प्रूव हुए हैं नवाज शरीफ के वापस जाने के बाद, इमरान खान को साइडलाइन किया गया है और वेस्ट और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हुए हैं। और इसलिए अगर ये दो शक्तियाँ एक साथ मिल के काम करें तो कोई बहुत ही जियोपॉलिटिक्स में बहुत अजीब बात नहीं होती कि हमने देखा है कि अमेरिका के ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि ISIS वगैरह के साथ सीरिया वगैरह में उनने सांठगांठ की है ग्लोबल वॉर और टेरर के हस्तक्षेप के अंदर। तो इस तरह से ISI, और मुझे इस वक्त चीन का हाथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अमेरिका इतना आ रहा है और चीन और अमेरिका के संबंध इतने ख़राब हैं, क्या चीन का इसमें हाथ होगा? नहीं, लेकिन मुझे नहीं, शेख ऐसा बताते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स जो कहती हैं कि जब शेख हसीना चाइना गई तो उन्हें वो रिस्पांस नहीं मिला जो उनको। देखिए, मैं चाइना 5 साल रहा हूँ चाइना, जी जी, एज ए जर्नलिस्ट जी। चाइना एक ऐसा देश नहीं है कि वो इम्पेचुअसली कुछ चीज़ करता है कि एक मीटिंग कम हुई, और वो चाइना की प्रॉब्लम नहीं थी। 15 मिनट की मीटिंग हुई थी शेख हसीना के साथ, जिसमें 7 मिनट ट्रांसलेशन में चले गए, तो इसलिए वो बड़ी मीटिंग नहीं हुई। शेख हसीना को वो सही नहीं लगा। वो बात सही है कि बांग्लादेश में इसकी प्रॉब्लम थी, लेकिन चाइना में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। और एक मीटिंग के ऊपर एक कंट्री, चाइना मैच्योर कंट्री, इसके ऊपर अपना कोई जियो स्ट्रैटेजिक निर्णय नहीं लेता। तो मुझे वो चाइना एंगल इसमें कम लगता है, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका एंगल ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा अमेरिका देन पाकिस्तान। ठीक, तो ये एक स्थिति अंदर आ रही है और हमें चौकन्ना रहने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। ठीक, प्रोफेसर संजय, जो अभी बात अनिजा जी कह रहे थे, आपको क्या लगता है कि बार बार ISI का नाम आ रहा है, पाकिस्तान का नाम आ रहा है और लिंक बहुत एस्टेब्लिश है इन लोगों के पुराने, तो इसके लेकर आप क्या सोचते हैं प्रोफेसर संजय? देखिए, फिर से अगर हम उसको 1971 की याद करते हैं तो अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान, तीनों का एक नेक्सस बना बंगबंधु मुजीबुर रहमान और जो बांग्लादेश की आज़ादी की जो बात कर रहे थे, जिसको कहेंगे ढाका, न्यू दिल्ली, मॉस्को। तो ये बात, लेकिन अभी थोड़ा परिस्थिति की अमेरिका और चाइना एक साथ आने की संभावनाएं कम है, लेकिन चाइनीज निश्चित रूप से जो जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना रहे हैं म्यांमार में, जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, या सितवे के बगल में एक जो पोर्ट डेवलप किया है, कॉम्पॉम पोर्ट, चाइना बांग्लादेश में एक सोनादिया पोर्ट डेवलप करना चाहते थे, चाइना और भी जो मोंगला और पायरा पोर्ट है उसको डेवलप करना चाहते थे, जो तीस्ता बैरेज की बात है वो भी एक इश्यू है। कई फैक्टर्स हैं कि जो चाइना डीप इंटरेस्ट बांग्लादेश में रखता था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कई प्रोजेक्ट्स जो बांग्लादेश में सक्सेसफुल हुए, खासकर जो पोदा ब्रिज है या कर्णफुली टनल है, वो भी चाइना की वजह से हुए। सबसे बड़ा मुझे इसमें जो अगर एंगल देखते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रेजेंस को अमेरिका बहुत अप्रिशिएट नहीं करता था बांग्लादेश में चाइना की प्रेजेंस को, और भारत और अमेरिका का कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है इस बारे में कि कैसे चाइना को इसके प्रभाव को इस क्षेत्र से दूर किया जाए, चाहे वो भूटान में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे वो बांग्लादेश में। तो एंगल नहीं समझ में आता, लेकिन एक एंगल जरूर है कि चाइना की मदद से, ISI की मदद से, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान कहते दे आर मोस्ट अलाइड अलाई, दे आर ऑल वेदर फ्रेंड, तो ISI हमेशा एक्टिव बांग्लादेश में रहा है। तो ये बात मान के चलिए कि अगर चेंज ऑफ गार्ड होता है, अगर शेख हसीना की जगह कोई आता है, तब भी चाइना के इंटरेस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा।
तो उनके लिए ऐसे शेख हसीना चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं है, और हो सकता है कि वो जो अगला जो रिजीम आएगा, जो गार्ड आएगा, वो चाइना के इंटरेस्ट को ज्यादा बेहतर करे, अगर अमेरिका का कोई प्रोएक्टिव रोल नहीं है। और अगर अमेरिका का प्रोएक्टिव रोल है तो मान के चलिए कि मोहम्मद यूनुस इस टीम में रहेंगे और हार्डलाइनर्स के पास बहुत कुछ नहीं जाएगा। ठीक है प्रोफेसर संजय साहब ने महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद 5 की पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जब हम बात कर ली, हमने भारत बांग्लादेश रिलेशन की बात कर दी, इसके पीछे कौन है, हमने इस विषय पे भी चर्चा कर दी, लेकिन एक अहम चर्चा और भी है, वो भारत को लेकर है। क्योंकि भारत के बारे में जो अभी तक जो मित्रतापूर्ण संबंध सारे पड़ोसियों से थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्थितियां बदली हैं। देखिए पाकिस्तान के साथ हमारे हमेशा संबंध कैसे रहे सबको मालूम है, तो हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मालदीव्स में जो हुआ, उसके बाद श्रीलंका में हुआ, वो भी संबंध शीसौ होते रहते हैं। फिर हम बांग्लादेश की एक घटना हो गई, नेपाल के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी आ गई है। तो अब क्या लगता है कि साउथ एशिया की जो पूरी राजनीति है उसमें क्या आप बदलाव देखते हैं स्वर्ण सिंह जी? हाँ, आसपास के ज्यादातर पड़ोसी देशों में कम से कम अस्थिरता तो नजर आती है, और अस्थिरता के साथ साथ मुझे लगता है कि वहां के नेताओं का अक्सर ये रुझान रहता है कि भारत और चीन का जो कार्ड है वो यूज करें, कि भारत को चीन का दिखाएं कि कार्ड हमारे पास है और चीन को भारत का। ये करीब दो दशक पीछे जाएं तो ऐसा नहीं था, भारत का ही प्रभाव था इन सब देशों के साथ, मुश्किलें भी थी उस वक्त। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बांग्लादेश में देखने का कि क्या केवल एक आंदोलन विद्यार्थियों का ऐसी सरकार, ऐसे देश के नेता को जो 15 साल से किसी भी तरीके से पर वो सत्ता में बना हुआ था, उसको इस तरह से भागने पर मजबूर कर दे कि वो अपना आखिरी भाषण भी ना दे पाए। तो इसके पीछे मुझे लगता है किसी का समर्थन, किसी का नेतृत्व तो जाहिर है रहा होगा। क्या वो सेना का नेतृत्व रहा, उसके बारे में भी जैसे मैंने कहा कि हमारे भारत के कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बंगबंधु को भी कहा था अपने उस वक्त के सेनाध्यक्ष को ना अपॉइंट करने को, और ठीक उसी तरह से जनरल बकरुज़्ज़मान के बारे में भी ऐसा भारत ने शायद, लेकिन वो तो रिश्तेदार हैं, बड़े करीबी रिश्तेदार हैं शेख हसीना के, और वो उनका रुझान चीन के प्रति कैसा है इसके बारे में भारत ने उनको जागरूक रहने को कहा था। और इस वक्त यदि कोई भी ताकत देश के अंदर पीछे है इसके, कि जो 2 दिन पहले आप देखें कि वही सेना 100 से ज्यादा लोगों को मार सकती है जमीन पर, वही दूसरे दिन कह रही कि हम आपको नहीं बचा सकते, आपको अभी 10, 15, 20 मिनट में भागना होगा, 45 मिनट में बस। तो राष्ट्र का नाम संदेश भी नहीं देने दिया। पीछे सेना का मुझे लगता है कि हमें समझना होगा कि सेना अपनी मर्जी से काम कर रही है या उसके पीछे कोई और ताकतें हैं। अमेरिका की यहां तक बात है, अमेरिका ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर नाराज था, वीजा वगैरह भी डिनाई किए गए थे, पर वो अमेरिका बात अपने बहुत से देशों के साथ कहता है, भारत के बारे में भी कभी कभी कह देता है। पर मुझे लगता है देखना ये होगा कि जो सरकार बनेगी अभी उसका किसको फायदा होने वाला है। यदि आप देखें कि यदि इस्लामिक कट्टरवादी ताकतवर होते हैं, प्रभावी होते हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान को और कुछ हद तक चीन को फायदा होगा। और यदि किसी तरह से, मुझे नहीं लगता, पर मान लीजिए कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आ जाते हैं, तो शायद अमेरिका का एक्सेस बांग्लादेश के साथ, भारत का एक्सेस बांग्लादेश के साथ बना रहेगा। पर मुझे फिलहाल उम्मीद उनके प्रधानमंत्री बनने की बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से सेनाध्यक्ष ने अपना रोल अदा किया है अभी तक, मुझे लगता है वो चाहेंगे कि सत्ता की पूरी जो बागडोर है उनके अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे या उनके किसी व्यक्ति के हाथ में रहे। समय का अभाव है। ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, एक सवाल भारत की राजनीति से उभर कर आया है। हमने जो देखा 2024 के जब चुनाव हुए तो किस तरह से विपक्षी पार्टियां आपस में लड़ी, लेकिन आज एक अच्छी चीज़ देखने को मिली, एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सारे नेता, सभी पार्टी के नेता आए, विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के विषय में बताया, सदन में बताया। तो जब हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां
एक साथ होती हैं किसी मुद्दे पर जो देश की सुरक्षा से भी जुड़ा होता है या विदेश नीति से भी जुड़ा होता है, तो इसके कितने पॉजिटिव परिणाम निकलते हुए आप देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की यही तो खासियत है। दो इश्यूज हैं जिसपे हम सारे एक मत हो जाते हैं, वो है एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेश नीति है और जो हमारी रक्षा नीति। इस पे हमेशा से हम चाहे किसी भी आपके कितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, हम एक स्वर में बोलते हैं। यही सिचुएशन आज की डेट में कितनी स्मूथली ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, लोगों को बताया गया है क्या सिचुएशन है, किस तरीके से इंडिया का स्टैंड है। और देखिए, जो आज की डेट में सत्ता पक्ष की सबसे ज्यादा मुखर जो है अपोजिशन, वो टीएमसी, ममता बनर्जी ने भी बोला कि वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है और जो इनकी एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी होगी हम उसके साथ खड़े हैं। तो एक तरीके से हम लोग इसमें यूनाइटेड दिखते हैं, क्योंकि हमारा देखिए डायरेक्ट इंटरेस्ट बांग्लादेश से इन्वॉल्व है। बांग्लादेश से तमाम तरीके के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड, सारी चीजें, टेक्नोलॉजी पूरे देश का है, पूरे भारत देश का है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। समय का अभाव है, मुझे इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।